आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा स्पीकर के बाद अब सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। इंडोनेशिया खरीदेगा ब्रह्मोस मिसाइल, भारत के साथ अरबों डॉलर की डील फाइनल। पेट्रोलियम मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब 25 दिन से पहले नहीं होगी बुकिंग। क्या घायल है ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी, माता पिता पत्नी की मौत के पहले से है अंडरग्राउंड। जल्द खत्म होगा ईरान युद्ध, मिडिल ईस्ट में घमासान के बीच तेहरान को ट्रंप की नई धमकी। ईरान ने सोए हुए शिकारी जगाए, खामेनी की मौत के बाद कर दिए एक्टिवेट। अमेरिका को मिले मैसेज में बड़ा खुलासा। ट्रंप ने पुतिन से फोन पर की बात, ईरान और यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर हुई चर्चा। समंदर में फंसे लाखों बैरल रूसी तेल को रिलायंस ने खरीदा। पापा बन गए हैं इस टीवी सीरियल के फेमस किशुंग वैद, पत्नी ने बेटे को दिया जन्म। और भारत की जीत पर दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष लोकसभा स्पीकर के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। मंगलवार को स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित है। तृणमूल कांग्रेस इसके तत्काल बाद सीईसी के खिलाफ नोटिस देने के लिए विपक्ष को लामबंद करने में जुटी है। अगर तृणमूल कांग्रेस प्रयास में सफल रही तो पहला मौका होगा जब संसद में सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तृणमूल के वरिष्ठ सांसद ने परिषद में कहा कि प्रस्ताव पर कांग्रेस सैद्धांतिक रूप से सहमत है। शुरुआती स्तर की बातचीत के बाद अन्य दलों से वार्ता जारी है। सहमति बनते ही नोटिस के लिए जरूरी 100 सांसदों के हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे। चुनाव आयोग के मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के कारण पश्चिम बंगाल में करीब 60 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। इसके खिलाफ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरने पर बैठी है। उन्होंने सीईसी पर सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर काम करने के लगातार आरोप लगाए। सोमवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे सीईसी ज्ञानेश का मंदिर और एयरपोर्ट पर विरोध किया गया। तृणमूल को लगता है कि सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर एसआईआर को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने में कामयाबी मिल सकती है। भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ है। सोमवार को इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिको रिकार्डो सिरेत ने कहा कि यह एग्रीमेंट मिलिट्री हार्डवेयर और डिफेंस कैपेबिलिटीज के मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है, खासकर मैरीटाइम सेक्टर में। हालांकि उन्होंने इस सौदे की कीमत को बताने से इनकार किया है। इंडोनेशिया ने यह नहीं बताया कि वह ब्रह्मोस मिसाइल की कितनी यूनिट की खरीद कर रहा है। भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर 2023 से बातचीत कर रहे हैं। उस समय इस डील की लागत $200 मिलियन से $350 मिलियन आंकी गई थी, जब इंडोनेशिया ने पुष्टि की थी कि वह भारत रूस के संयुक्त वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ एडवांस बातचीत कर रहा है। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव और ईंधन सप्लाई चेन बाधित होने से एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई गैस की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए समर्पित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गैस की जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिनों के अंतराल से पहले सिलेंडर बुकिंग पर रोक लगाई है। गैर घरेलू क्षेत्रों के लिए आपूर्ति की समीक्षा हेतु ओएमसी की कमेटी गठित की गई है। सरकार का उद्देश्य घरेलू गैस आपूर्ति को निरंतर बनाए रखना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वर्तमान भू राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी आपूर्ति के बाधाओं के मद्देनजर मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को उच्च एलपीजी उत्पादन के आदेश दिए हैं और ऐसे अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू एलपीजी उपयोग के निर्देशित किया जाता है। ये कदम घरेलू स्तर पर खाना पकाने वाली गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि भारत की एलपीजी आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, जो वर्तमान संकट से प्रभावित हो रहा है।
इजरायली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामिनेई घायल हैं। उन्हें अपने पिता अयातुल्ला अली खामिनेई के इजरायली अमेरिकी हमले में मौत के बाद सुप्रीम लीडर घोषित किया गया है। इस हमले में मोज्तबा खामिनेई के पिता के अलावा उनकी मां और पत्नी की भी मौत हो गई थी। हालांकि बाद में ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि मोज्तबा खामिनेई स्वस्थ हैं, लेकिन संकट के समय भी देश के सामने न आने के कारण मोज्तबा के घायल होने का शक जताया जा रहा है। इजरायली मीडिया वाईनेट न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोज्तबा खामिनी मोस्तफा खामिनेई इजरायली हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि मोस्तफा के घायल होने की सूचना का स्रोत क्या है। मोस्तफा खामिनेई 18 फरवरी को इजरायली अमेरिकी हमले से शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और न ही उन्होंने कोई बयान जारी किया है। इसी को लेकर उन्हें के घायल होने का आधार माना जा रहा है। हालांकि एक दावा यह भी किया जा रहा है कि वह खुद को बचाने के लिए छिपे हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान वार जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई। उन्होंने तेहरान को यह चेतावनी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी क्विट करने की कोशिश की तो अमेरिका उस देश को खत्म कर देगा। उन्होंने ईरान वार को शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन कहा। फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा यह जल्द ही खत्म होने वाला है और अगर यह फिर से शुरू होता है तो उन्हें और भी ज्यादा नुकसान होगा। हमने थोड़ा एक्सकर्शन इसलिए लिया क्योंकि हमें लगा कि कुछ लोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें ऐसा करना होगा। मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह एक शॉर्ट टर्म एक्सकर्शन होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य में तेल के प्रवाह को रोकने वाला कोई भी काम नहीं किया तो अमेरिका उस पर अब तक हुए हमलों से 20 गुना ज्यादा भीषण हमला करेगा। इसके अलावा हम आसानी से नष्ट किए जा सकने वाले ऐसे लक्ष्यों को निशाना बनाएंगे जिससे ईरान को फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा। उन पर मृत्यु, आग और क्रोध का राज होगा, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं ऐसा ना हो। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब 11वें दिन में पहुंच गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद भी लड़ाई रुकी नहीं है, बल्कि एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खामनेई की मौत के ठीक बाद ईरान ने एक खास सिग्नल भेजकर अपने स्लीपर सेल्स को अलर्ट कर दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ईरानी मूल का एक एनक्रिप्टेड मैसेज पकड़ा। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह सिग्नल 28 फरवरी 2026 को खामिनेई की मौत के तुरंत बाद आया। वो मौत अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में हुई थी। फेडरल अलर्ट में कहा गया है कि प्रीलिमिनरी सिग्नल एनालिसिस से लगता है कि ये मैसेज ईरान से आया है। ये सिग्नल कई देशों में दोबारा ब्रॉडकास्ट किया गया, जो आम बात नहीं है। मैसेज पूरी तरह एन्क्रिप्टेड था। जिसके पास डिस्क्रिप्शन की चाबी है वही उसे पढ़ सकते हैं। ऐसे मैसेज अक्सर खुफिया एजेंसियां या मिलिटेंट ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं ताकि इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क का कोई निशान ना हो। ईरान युद्ध जल्द खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात की है। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उसाकोव ने पत्रकारों को बताया कि ट्रंप ने ईरान और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करने के लिए पुतिन को फोन किया। यह बातचीत लगभग 1 घंटे तक चली। बातचीत रचनात्मक और स्पष्ट थी। क्रेमलिन का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए कीव को बातचीत के लिए सहमत होना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन संघर्ष जल्द समाप्त करने में फिर से रुचि व्यक्त की। दूसरी तरफ पुतिन ने ईरान युद्ध जल्द समाप्त करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे हैं। उसाकोव ने बताया कि दोनों नेताओं ने वैश्विक तेल बाजार की स्थिति के संदर्भ में यूक्रेन संघर्ष और वेनेजुएला की स्थिति पर चर्चा की। भारत और रूसी तेल की खरीद में छूट दिए जाने पर अमेरिका में विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका के विपक्षी डेमोक्रेट सांसद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मांग कर रहे हैं कि वो भारत को प्रतिबंधों में दी गई छूट तुरंत वापस ले। इस हंगामे के बीच भारत की रिफाइनरी आज जमकर रूसी तेल खरीद रही है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मार्च डिलीवरी के लिए कम से कम 60 लाख बैरल रूसी तेल खरीदा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े 2 सूत्रों ने रिलायंस की इस खरीद की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि ईरान में चल रही अमेरिका इजराइल की जंग के बीच मध्य पूर्व के देशों में से तेल की सप्लाई बहुत अधिक प्रभावित हुई है। सूत्रों के अनुसार रिलायंस की तरफ से खरीदा गया तेल कई महीनों से समंदर में फंसा हुआ था। ये वही तेल है जिसे लंबे समय से कोई खरीदार नहीं मिल रहा था।
टीवी के पॉपुलर शो शाकालाका बूम बूम से घर घर में पहचान बनाने वाले एक्टर किशोंग वैद के घर खुशियों ने दस्तक दी है। एक्टर पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी दीक्षा नागपाल ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इस खुशखबरी के सामने आते ही फैंस और सेलेब्स कपल को ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं। किशोंग वैद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद प्यारी पोस्ट शेयर कर इस गुड न्यूज का ऐलान किया। पोस्ट में नन्हे बच्चे के हाथ की तस्वीर के साथ लिखा है, इट्स अ बेबी बॉय। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके बेटे का जन्म 8 मार्च 2026 को हुआ। पोस्ट शेयर करते हुए किशोंग ने लिखा, बहुत प्यार और कृतज्ञता के साथ हम अपने बेबी बॉय का स्वागत करते हैं। बेबी वैद आ चुका है। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ गई। फैंस के साथ साथ कई सेलेब्स ने भी कपल को इस नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। क्रिकेट में दुनिया का हर बड़ा खिताब जीतने के बाद भारतीयों के बीच दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। एक दिमाग और दूसरी दिल से। दिमाग यह विश्लेषण करता है कि उस जीत का क्या मतलब है, आसपास के माहौल में इसका क्या अर्थ है, अतीत के संदर्भ में उसका क्या मतलब है और जीत में हमें भविष्य के बारे में क्या बता सकती है। दिल बस उस घटना की यादों को तस्वीरों, वीडियो, आवाजों और साउंड ट्रैक की तरह जमा कर लेता है और जानता है कि वह जितना चाहे उतने समय तक बार बार उन यादों के पास लौट सकता है। भारत व्हाइट बॉल क्रिकेट में चैंपियन है, फिर चाहे वह पुरुष या महिला टीम हो या अंडर-19 टीम। आईसीसी की हर ट्रॉफी प्रतियोगिता में भारत का दबदबा रहा है। सिर्फ दो को छोड़कर ये दो प्रतियोगिताएं हैं, पुरुषों का 50 ओवर वर्ल्ड कप और महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप।